Ticket 1. Spine has a whole anatomy, formation of its curvatures, muscle performing movement of spine. इसमें बताना है स्पाइन की एनाटॉमी, कौन कौन सी कर्व इसमें है और कौन कौन सा मसल स्पाइन को मूवमेंट करने में सपोर्ट करता है. तो आंसर, द स्पाइन ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रल कॉलम is a complex structure that provides support, stability and flexibility to the body. It is made up of 33 individual bones called vertebra, which are divided into 5 regions: cervical, thoracic, lumbar, sacral and coccygeal. The spine has 4 natural curves that help distribute the body weight and absorb shocks during movement. These curves are cervical lordosis, thoracic kyphosis, lumbar lordosis and sacral kyphosis. These curves are essential for maintaining proper posture and balance. The movement of a spine is controlled by a complex system of muscles that work together to support and stabilize the vertebrae during various activity. Some of the key muscles involved in spinal movements include erector spinae. This group of muscles run along the length of a spine and help in maintain an upright posture and extend the spine. Second, transverse abdominis. This deep core muscles helps stabilize the spine and maintain abdominal pressure during movement. Multifidus. These small muscles run along the length of spine and provide stability support during the rotational movement. Obliques. The internal and external oblique muscles help with twisting movement of the spine. Rectus abdominis. This muscles, commonly known as six-pack, helps flex the spine forward. Overall, the spine is a crucial structure in the body that allows for the movement, support, and protection of the spinal cord. Proper alignment, strength, and flexibility of spines are essential for overall growth and well-being. तो इस क्वेश्चन में ओवरऑल क्या बताना है, तो पहले तो स्पाइन के बारे में बताते हैं. एनाटॉमी में कि टोटल 33 बोन का बना हुआ है, 33 बोन्स, जिसको वर्टिब्रा कहते हैं. और उस 33 बोन्स को टोटल 5 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला है सर्विकल, जिसको गर्दन कहते हैं, नेक का बोन. थोरासिक, जो अपर पार्ट को अपर बैक होता है, चेस्ट के पास का बोन होते हैं. लंबर, लोअर बैक का बोन होता है. सैक्रल, पेल्विस एरिया में होती है. और कॉक्सिजियल, जो टेल बोन होता है. फिर दूसरा पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ इस कर्वेचर्स. तो स्पाइन में कितने कर्व्स टोटल होते हैं ये बताना है. तो टोटल 4 कर्व होते हैं, जिसमें पहला है जो गर्दन में होता है, जिसको बोलते हैं सर्विकल लॉर्डोसिस. दूसरा पीछे साइड थोरासिक पोर्शन में होता है, जिसको बोलते हैं थोरासिक काइफोसिस. ठीक. तीसरा होता है लंबर लॉर्डोसिस, जो लंबर के पार्ट में होता है. और सैक्रल काइफोसिस, जो सैक्रल बोन के पास होता है, पेल्विस एरिया में. अब इसको याद कैसे करना है? इसको याद करने का 2 तरीका है. इसको अल्टरनेट पार्ट में याद कर लेते हैं. जैसे सर्विकल वाला लॉर्डोसिस है और सैक्रल वाला लॉर्डोसिस है, लंबर वाला लॉर्डोसिस है. ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं लॉर्डोसिस काइफोसिस, लॉर्डोसिस काइफोसिस. एक तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, या फिर इसके कर्व के रूप में याद कर सकते हैं. ऊपर वाला अंदर की तरफ कर्व है, फिर उसके बाद बाहर की तरफ कर्व है, फिर अंदर की तरफ कर्व है, फिर बाहर की तरफ कर्व है. ठीक है, ऐसे करके भी याद कर सकते हैं. अब थर्ड पार्ट क्वेश्चन का कहता है कि मसल्स, कौन कौन सा मांसपेशी स्पाइन को सीधा रखने और मूवमेंट करने में मदद करता है. तो इसमें पहला है इरेक्टर स्पाइनस. अब ये जो मसल्स है, ये जो है, ये
स्पाइन के पैरेलल दोनों साइड आता है, जो पूरे स्पाइन को कवर करता है और ये सीधा खड़ा होने में, पोस्चर सीधा रखने में मदद करता है और उसको एक्सटेंड करने में थोड़ा सा हेल्प करता है। ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, ये दिस इज द डीप कोर मसल्स, ये स्पाइन के अंदर का मसल्स, ठीक है, और ये स्पाइन को स्टेबलाइज करने में, एक पोजीशन में अस्थिर रखने का मदद करता है, ठीक। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में होते हैं, स्पाइन के हर एक में एक ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, उसके बीच के मसल्स होते हैं, उसको दो स्पाइन को एक जगह पकड़ के होल्ड करके रखता है। मल्टीफिडस, these small muscles run along the length of spine and provide stability and support during rotation. मल्टीफिडस भी स्पाइन के पूरे पार्ट को कवर करता है और इसका भी काम सेम है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना और रोटेशनल मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जिसे दाएं और बाएं मूव करते हैं, कमर को घुमाते हैं, तो ये जो रोटेशन है इसमें ये मदद करता है मल्टीफिडस। ऑब्लिक्यूस, ये इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिक्यूस मसल्स दो तरह का होते हैं जो ट्विस्टिंग में स्पाइन को मदद करते हैं। रेक्टस एब्डोमिनिस, दिस मसल्स कॉमनली नोन एज सिक्स पैक, ये सामने की तरफ होते हैं रेक्टस एब्डोमिनिस, और ये मसल्स को ज़्यादातर सिक्स पैक भी बोलते हैं हम लोग कॉमन भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपोग्राफी ऑफ पेरिटोनियम इन अपर कंपार्टमेंट ऑफ पेरिटोनियल कैविटी, लेसर ओमेंटम, ओमेंटल, हेपाटिक, प्रीगैस्ट्रिक रीसेस and their walls. The topography of peritoneum in the upper compartment of peritoneal cavity includes several important structures such as lesser omentum, omental busra, hepatic ris, pregastric ris. These structures play a crucial role in supporting and separating the abdominal organs. पहला है lesser omentum. Lesser omentum is a double layer of peritoneum that extend from the liver to the lesser curvature of the stomach and the first part of the duodenum. लेसर ओमेंटम जो है दो लेयर का बना है पेरिटोनियम का, ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये लीवर और स्टोमक का जो लेसर कर्वेचर होता है इन दोनों के बीच में पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, इसके दो भाग हैं, हेपाटोगैस्ट्रिक लिगामेंट का बना होता है एंड हेपाटोडुओडेनल लिगामेंट, ये दोनों पार्ट होते हैं इसके। हेपाटोगैस्ट्रिक लिगामेंट जो लीवर और स्टोमक के बीच का है, एंड हेपाटोडुओडेनल लिगामेंट जो लीवर और डुओडेनम के बीच में। द हेपाटोगैस्ट्रिक लिगामेंट कनेक्ट्स द लीवर टू द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक। हेपाटोगैस्ट्रिक लिगामेंट जो है लीवर और स्मॉल स्टोमक के लेसर कर्वेचर को कनेक्ट करता है, वाइल द हेपाटोडुओडेनल कनेक्ट्स द लीवर to the first part of the duodenum. Lesser omentum helps to stabilize the position of stomach and the liver within the abdominal cavity. Lesser omentum का मेन फंक्शन है कि वो स्टोमक और लीवर के पोजीशन को एब्डोमिनल कैविटी में एक जगह पे रोक के रखता है। ओमेंटल बुल्सा, omental bulsa, also known as lesser sac, is a potential space located behind the stomach and in the front of pancreas and transverse colon. ओमेंटल बुल्सा को दूसरा नाम लेसर सैक भी है। ये एक पोटेंशियल स्पेस है जो स्टोमक के पीछे होता है मेनली, और पेनक्रियाज और ट्रांसवर्स कॉलन के आगे होता है। इट इज फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन ऑफ पेरिटोनियम फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टोमक to the posterior abdominal wall. The omental bursa communicates with the greater sacs through an opening called epiploic foramen.
फोरामेन ऑफ विंसलो। अब ओमेंटल बुर्सा जो है वो ग्रेटर सैक और ओमेंटल बुर्सा के बीच एक होल होता है जिसको एपोपुलिक फोरामेन भी कहते हैं। इन दोनों को ये कनेक्ट करता है। एक तरफ ओमेंटल बुर्सा है और एक तरफ ग्रेटर सैक है, दोनों के बीच में जो एक टनल टाइप का बना होता है उसको बोलते हैं एपोपुलिक फोरामेन। The wall of omental bursa are formed by the peritoneal deflection that surrounds it, including gastrophrenic ligament, gastrosplenic ligament और gastrocolic ligament। अब ओमेंटल बुर्सा का जो है वाल है वो तीन साइड से किससे किससे बना हुआ है, तो गैस्ट्रोफेनिक लिगामेंट और गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट और गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। तीनों गैस्ट्रो से शुरू है, एक है फ्रेनिक लिगामेंट, एक है स्प्लेनिक लिगामेंट और एक है कोलिक। एक तरफ डायफ्राम आएगा तो फ्रेनिक लिगामेंट है, एक तरफ स्प्लीन आता है स्टोमक का तो स्प्लेनिक लिगामेंट है गैस्ट्रो स्प्लेनिक, और एक तरफ कोलन है तो गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। हेपाटिक रेस। हेपाटिक रेस इज द स्पेस लोकेटेड बिटवीन लीवर एंड डायफ्राम। अब लीवर और डायफ्राम के बीच की जगह को कहते हैं हेपाटिक रेस। इट इज ऑल्सो नोन एज सबफ्रेनिक स्पेस एंड इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सबफ्रेनिक स्पेस बाय फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। अब इसका दूसरा नाम सबफ्रेनिक स्पेस भी है और ये दो भाग में बांटा है, एक है लेफ्ट और एक है राइट सबफ्रेनिक स्पेस। और इसका डिवीजन करता कौन है, तो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है लीवर के ऊपर, वो उसको डिवाइड करता है। Hepatic race provides room for expansion of liver and allow movement of abdominal content during respiration। अब हेपाटिक रेस का जरूरत क्या है, काम क्या है, ये एक जगह, खाली जगह है, ये उस खाली जगह का यूज होता है जब कभी लीवर फंक्शन कर रहा होता है, उस एक्सपेंड कर रहा होता है तो उसके लिए उसको जगह चाहिए, तो वो जगह ये हेपाटिक रेस का यूज किया जाता है। The wall of hepatic race are formed by peritoneal deflection that surrounds it, including the coronary ligament and triangular ligament of liver। अब हेपाटिक रेस का बाल बना किससे है, एक तो पेरिटोनियम के फोल्डिंग से बना हुआ है जो उसको कवर करता है, दूसरा है कोरोनरी लिगामेंट और ट्रायंगुलर लिगामेंट लीवर का। चौथा है प्रीगैस्ट्रिक रेस। प्रीगैस्ट्रिक रेस इज द स्पेस लोकेटेड बिटवीन स्टोमक एंड द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। प्रीगैस्ट्रिक रेस जो है वो स्पेस है स्टोमक और एंटीरियर, पेट और एब्डोमिनल वॉल के बीच का जगह, उसको बोलते हैं प्रीगैस्ट्रिक रेस। इट इज ऑल्सो नोन एज लेसर सैक रेस और सुपीरियर रेस। इसका दूसरा नाम लेसर सैक रेसिस है और सुपीरियर रेसिस भी कह सकते हैं। द प्रीगैस्ट्रिक रेस प्रोवाइड्स एडिशनल स्पेस फॉर द मूवमेंट एंड अकोमोडेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। ऑब्वियस सी बात है, पेट और एब्डोमिनल वॉल के बीच का गैप है तो उस खाली जगह में एक्सपेंड कौन करेगा, पेट करेगा। जब भी हम खाते वाते हैं या ज़्यादा खा लेते हैं तो स्टोमक थोड़ा ज़्यादा स्वेल होता है, तो वो एक्सपेंड करने का जो जगह है उसको बोलते हैं प्रीगैस्ट्रिक रेस। ओवरऑल दिस स्ट्रक्चर एंड स्पेस इन द अपर कंपार्टमेंट ऑफ पेरिटोनियल कैविटी play important role in supporting, separating and providing mobility for abdominal organs। ओवरऑल जितने भी ये खाली जगह बच हमारे एब्डोमिनल एरिया में होते हैं, इनका मेन फंक्शन यही है कि सपोर्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं ऑर्गन को और मोबिलिटी का स्पेस प्रोवाइड करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इनर्वेशन ऑफ स्किन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी, ओरिजिन एंड टोपोग्राफी ऑफ नर्व्स। अब the innervation of skin of upper extremity is provided by several nerves originating from the brachial plexus, which is a network of nerves that arise from the spinal nerves C5 to T1। These nerves travels through the upper limb to supply the sensation to different region of the arms, forearms, hand and finger। इस क्वेश्चन में हमें नर्व्स के बारे में बताना है, वो भी अपर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी मतलब गर्दन के पास से लेके उंगली तक
ठीक है। इसमें इसके ओरिजिन के बारे में बनाना है और टोपोग्राफी के बारे में बताना है। ठीक है। तो पहले तो ओरिजिन, ये ओरिजिन होता है T5 एंड T1 के बीच। ठीक है। और इसका दूसरा नाम है ब्रैकियल प्लेक्सस। इसमें हमको बेसिकली ब्रैकियल प्लेक्सस का अगर स्कीम आपको पता है या आपने देखा है, बनाया है, तो यहाँ पे ब्रैकियल प्लेक्सस का स्कीम बना सकते हैं। ठीक है। अब इसमें पहला नर्व आता है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व ओरिजिन कहाँ से है? द रेडियल नर्व्स arises from the posterior cord of plexus। रेडियल नर्व पोस्टेरियर कोड से शुरू होता है ब्रैकियल प्लेक्सस का, जो C5 और T1 के बीच में है। टोपोग्राफी, द रेडियल नर्व्स इनर्वेट द स्किन ऑफ पोस्टेरियर एस्पेक्ट्स ऑफ आर्म्स, फोरआर्म्स, हैंड। It supplies the sensation to the dorsal surface of hand, thumb, finger, index finger, middle finger and the half of the ring। अब रेडियल नर्व सेंसेशन एक्चुअली में प्रोवाइड कहाँ कहाँ करता है? तो ये हमारे स्किन, हाथ के पीछे साइड के स्किन में इनर्वेट कर रहा होता है, आर्म्स में, फोर आर्म्स में और हैंड्स में, और डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड में भी ये सेंसेशन प्रोवाइड करता है। मीडियन नर्व origin, median nerves arise from the lateral and medial cord of the brachial plexus। मीडियन नर्व्स लेटरल और मीडियल कोड से निकला है, रेडियल नर्व्स पोस्टेरियर कोड से निकला है। इनर्वेशन मीडियन नर्व कहाँ पे करता है? तो ये भी स्किन ऑन द पाल्मर सरफेस ऑफ द हैंड एंड फिंगर। ठीक है। ये पाल्मर सरफेस पे हाथ के और उंगलियों के इनर्वेट करता है। इट प्रोवाइड सेंसेशन टू द पाल्मर एस्पेक्ट्स ऑफ थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड हाफ ऑफ द रिंग फिंगर। ये पाल्मर साइड्स, हाथ के पाल्मर साइड में, थंब में, इंडेक्स फिंगर में और मिडिल फिंगर में सेंसेशन प्रोवाइड करता है। तीसरा है अल्नर नर्व। अल्नर नर्व से राइज फ्रॉम द मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। टोपोग्राफी, अल्नर नर्व्स इनर्वेट्स द स्किन ऑफ अल्नर साइड ऑफ हैंड एंड फिंगर। It supplies sensation to the little finger and half of the ring of the both palmar and dorsal surface। अल्नर नर्व जो है मीडियल कॉर्ड से अराइज करता है और अल्नर नर्व इनर्वेट करता है स्किन ऑफ अपर साइड ऑफ हैंड ऑफ फिंगर। ठीक है। और सेंसेशन प्रोवाइड करता है अल्नर नर्व्स, ये लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के आधे पार्ट को ये सेंसेशन प्रोवाइड करता है। मस्कुलोक्यूटिनस नर्व, मस्कुलोक्यूटिनस नर्व का ओरिजिन है लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। Musculocutaneous nerves does not provide cutaneous innervation to the skin of the upper extremity. Instead, it innervates the muscles of anterior compartment of arms। Musculocutaneous nerves जो है वो स्किन के अपर पार्ट को सेंसेशन नहीं देता है, बल्कि एंटीरियर आर्म्स जो है उसके जो मसल्स हैं उसमें इनर्वेट करता है। फिफ्थ है एक्सिलरी नर्व। Axillary nerve arise from the posterior cord of brachial plexus, C5, C6। Topography, axillary nerves does not provide cutaneous innervation to the skin of upper extremity. Instead, it innervates the deltoid and teres minor muscles। अब एक्सिलरी नर्व एक्चुअली में कहाँ पे है? तो हमारे आर्म्स के आर्मपिट वाले एरिया में होता है। तो ये बेसिकली स्किन में इनर्वेट नहीं करके आर्मपिट के एरिया वाले मसल्स में इनर्वेट करता है, जैसे डेल्टॉइड मसल्स होता है, टेरिस माइनर मसल्स होता है, इसमें इनर्वेट करता है। Overall, these nerves originate from the brachial plexus, play a crucial role in providing sensory innervation to different regions of the skin in the upper extremity, allowing touch, temperature, sensation and proprioception। बेसिकली ये जितने भी नर्व हैं अपर एक्सट्रीमिटीज़ के, ये ब्रेकियल प्लेक्सस से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं और इनका काम होता है सेंसरी इनर्वेशन करना अलग अलग पार्ट में, जैसे स्किन होना, मसल्स से। और ये किस तरह का सेंसेशन लेके आते हैं? तो टच, टेम्परेचर और सेंसेशन टाइप का सेंसेस ये स्पाइन को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली इनर्वेशन अपर एक्सट्रीमिटी वाले में
ब्रेकियल प्लेक्सस का अगर स्कीम आप बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है और ज़्यादा अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। बेसिकली इसमें 5 तरह का नर्व है। जो रेडियल है वो पोस्टीरियर कॉर्ड से निकला है, मीडियन लेटरल मीडियल कॉर्ड से, अल्नर नर्व्स मीडियल कॉर्ड से, मस्कुलोक्यूटिनस लेटरल कॉर्ड से, एक्सिलरी नर्व्स पोस्टीरियर कॉर्ड से। ये इसमें ज़्यादातर नर्व्स जो हैं वो आर्टरी के बेस के ऊपर नाम ही होते हैं। अगर आपको आर्टरी याद है तो आप नर्व्स के नाम भी बता पाएंगे। जैसे रेडियल आर्टरी है तो रेडियल नर्व है, मीडियन नर्व है, ये मीडियन आर्टरी नहीं होते। अल्नर नर्व है, अल्नर आर्टरी के ऊपर नाम है। एक्सिलरी आर्टरी है तो एक्सिलरी नर्व्स नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम, देयर क्लासिफिकेशन। सेंट्रल ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम, बोन मैरो, थाइमस, देयर टोपोग्राफी, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर इन डिफरेंट एज। ये क्वेश्चन बेसिकली इम्यून सिस्टम से, इम्यूनोलॉजी से, इम्यून सिस्टम से जुड़ा है। तो द immune system is a complex network of organ, tissues, cells, molecules that work together to defend the body against harmful pathogens such as bacteria, virus, and other foreign invaders. The immune system can be broadly classified into two main categories: innate immune system and adaptive immune system. इम्यून सिस्टम जो है दो भाग में हम उसको बांट सकते हैं। एक इनेट इम्यून सिस्टम जो हमारे अंदर होता है और एक होता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो हम स्लोली एडॉप्ट कर जाते हैं। ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम कौन कौन से है? ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक है सेंट्रल ऑर्गन और एक है पेरिफेरियल ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम। सेंट्रल ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम में कौन कौन सा होता है? तो बोन मैरो आते हैं, थाइमस आते हैं। The bone marrow is primary lymphoid organ responsible for production of various type of blood cells including RBC, WBC and platelets. बोन मैरो का प्राइमरी काम होता है, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है जो आरबीसी बनाती है, डब्ल्यूबीसी बनाती है और प्लेटलेट्स बनाती है। इन टर्म्स ऑफ इम्यून सिस्टम द बोन मैरो इज क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ बी सेल, बी लिम्फोसाइट्स एंड सर्व्स एज ए रिजर्वायर ऑफ हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। बोन मैरो जो है वो बी लिम्फोसाइट्स के मेच्योर होने का एक स्पेस है, ठीक है, और ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स का रिजर्वायर भी है। दूसरा है थाइमस। द थाइमस इज अनदर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन लोकेटेड इन अपर चेस्ट रीजन बिहाइंड द स्टर्नम। थाइमस कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारे चेस्ट के अपर पार्ट में, स्टर्नम के पीछे होता है लोकेट। इट प्लेस ए सेंट्रल रोल इन मैच्योरेशन एंड सिलेक्शन ऑफ टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स which are important component of adaptive immune response. अब थाइमस, टी से थाइमस तो टी से टी लिम्फोसाइट्स। थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योर होता है। थाइमस इज मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड ग्रेजुअली डिक्रीज इन साइज एंड फंक्शन विद एज। थाइमस जो है बचपन में बहुत बड़ा होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ये छोटा होता जाता है। दूसरा है पेरिफेरल इम्यून सिस्टम ऑर्गन्स। इसमें पहला है स्प्लीन। स्प्लीन इज सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन। स्प्लीन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, प्राइमरी बोन मैरो था, सेकेंडरी स्प्लीन है। ये लोकेट कहाँ है? अपर लेफ्ट एब्डोमेन में होता है, स्टोमक के साइड में। इट फंक्शंस एज ए फिल्टर फॉर ब्लड, removing old or damaged RBC and serves as a site of immune response against blood-borne pathogen। फंक्शन क्या है स्प्लीन का? पहला तो ये ब्लड को फिल्टर करता है। दूसरा, जो बूढ़ा हो गया है, पुराना ब्लड है, आरबीसी है, उसको ये रिमूव करता है, या फिर जो डैमेज है उसको रिमूव करता है। तीसरा काम है ये इम्यून रिस्पॉन्स, जो ब्लड बोर्न पैथोजन है उसके अगेंस्ट भी बचाव करता है। स्प्लीन ऑल्सो प्ले ए रोल इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड स्टोरिंग इम्यून सेल्स। इसका स्प्लीन का एक और काम है, एंटीबॉडीज बनाता भी है और इम्यून सेल्स को स्टोर भी करता है। लिम्फॉइड नोड।
Lymphoid nodes are a small bean-shaped structure distributed throughout the body along the lymphatic vessels. लिम्फ नोड जो है वो छोटे छोटे बीन शेप्स के होते हैं, जैसे अनार के दाने होते हैं ना, उस तरह के। और ये हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अलग अलग लिम्फाइड वेसल के पास। दे एक्ट एज ए फिल्टर फॉर लिम्फ फ्लूइड। ये एक फिल्टर का काम करते हैं, लिम्फ फ्लूइड को फिल्टर करने का काम करते हैं। ट्रैपिंग पैथोजेंस, जो भी पैथोजेंस हमारे लिम्फ में होते हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं। एक्टिवेट इम्यून रिस्पॉन्स, और उसके विरोध में इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। लिम्फ नोड कंटेन इम्यून सेल्स सच एज लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेज। अब लिम्फ नोड के अंदर कौन कौन से इम्यून सेल्स हैं, तो लिम्फोसाइट्स होते हैं, माइक्रोफेज होते हैं, जो हेल्प करते हैं इन्फेक्शन से फाइट करने में। यहाँ सेंट्रल ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम सेम बोन मैरो और थाइमस के बारे में है। इसके टोपोग्राफी के बारे में, कहाँ पे लोकेट है, लोकेटेड विद इन द कैविटी ऑफ बोन, प्राइमरीली फ्लैट बोन जिसको कहते हैं, पेल्विस, स्टर्नम, स्कल और रिब, इन चारों में। डेवलपमेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से डेवलप होता है बोन मैरो और गिव राइज टू ब्लड सेल्स lineages इंक्लूडिंग बी सेल्स। B cells development involves stages of differentiation, maturation within specialized niches in the bone marrow. Structure in different age, अब अलग अलग रूम में इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। जैसे इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन द बोन मैरो इज highly active and responsible for generating diverse repertoire of immune cells. बच्चों और यंग चिल्ड्रन में बोन मैरो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और बहुत अलग अलग तरह के इम्यून सेल्स को बनाने का काम भी करता है। जैसे जैसे एज बढ़ता है, जैसे विथ एज द बोन मैरोज कैपेसिटी ऑफ हेमोपोइटिक हेमाटोपोइसिस में डिक्लाइन अफेक्टिंग इम्यून सेल्स। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ता है बोन मैरो की क्षमता घटती जाती है, तो उतना ज़्यादा इम्यून सेल्स नहीं बना पाता। दूसरा है थाइमस, इसकी टोपोग्राफी बताया था, मीडियास्टिनम के पीछे होता है, मीडियास्टिनम के एरिया में होता है, स्टर्नम के पीछे होता है, ठीक है, बिटवीन लंग्स, और दोनों लंग्स के बीच में होता है। डेवलपमेंट, ये टी सेल प्रिकसर्स माइग्रेट्स करता है बोन मैरो से यहाँ थाइमस में, जहाँ पे ये मेच्योर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इन डिफरेंट एज, थाइमस का स्ट्रक्चर उम्र के साथ ये छोटा होता जाता है, बेसिक सी है। थाइमस इज मोस्ट एक्टिव एंड लार्जेस्ट इन साइज ड्यूरिंग द चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। जब बच्चा पैदा होता है जवानी तक का इसका साइज बड़ा होता है। जैसे जैसे एज बढ़ता है उसके बाद थाइमस छोटा होता रहता है, श्रिंकेज होता है और डिक्रीज होने लगता है, जिसके कारण टी सेल्स का प्रोडक्शन भी कम जाता है। ओवरऑल द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम including bone marrow, thymus play essential role in immune cell development, maturation, education. These organs contribute to the generation of diverse repertoire of immune cells necessary for effective immune response throughout the life. ये था टिकट 1 का क्वेश्चन।